Hello students, my name is Lakshay and today we will learn a topic in mathematics which is called trigonometry. So let's begin. So trigonometry जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक हो गया हमारा ट्रिगो और एक हो गया हमारा मैट्री। ट्रिगो का मतलब होता है ट्री और जो वर्ड मैट्री है तो मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और उनके एंगल्स के बारे में डील करती है। सो जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल के जितने भी एंगल्स हैं हमारे और इसकी जो साइड्स है सो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखते हैं। अब जैसे कि इस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। और जो अदर टू साइड्स होती है उसमें ये वाली साइड को हम बोलते हैं बेस, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। सो मतलब जैसे अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं तो इस रेशियो को हम नाम देंगे कोस ऑफ थीटा। और अगर हम रेशियो ले लें मतलब एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज तो उसको हमने नाम दिया साइन थीटा। ऐसे करके जितने भी कॉम्बिनेशन साइड्स के बनेंगे उन सभी को हमने कुछ ना कुछ मतलब नाम दे दिया। जैसे एक कॉम्बिनेशन बनता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हमने बोला tan थीटा। अब जो एंगल थीटा है ये वाला एंगल होता है। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकते हैं जैसे एच अपॉन ई जो कि बिल्कुल इस वाली रेशो का रेसिप्रोकल है, इसको हमने नाम दे दिया सेक थीटा। और एक हो गया हमारा एच अपॉन ई जो कि रेसिप्रोकल हो गया इस वाली रेशो का, तो नाम दिया हमने कोसेक थीटा। और एक हमारी रेशो हो गई ये वाली, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी अपॉन पी, तो नाम दे दिया कोट थीटा। तो बेसिकली मतलब ये एक टाइप का नोमेनक्लेचर होता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हमारे पास में आई तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रेशो। और ये एंगल हमारा होता है, इसको मतलब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो ये एक्यूट एंगल होगा। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, या इसको हम बोलते हैं एंगल इन कंसिडरेशन। थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है। जैसे इसका यूज हम एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा करते हैं और स्पेस साइंस हो गया। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमको थोड़ी ही
एंगल की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एंगल क्या होता है। सो एंगल, एंगल क्या होता है? द रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जैसे ये हमारे पास ये रे है, ये इसका होता है इनिशियल पॉइंट। तो इस रे को जब हम इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे, इस रोटेशन की जो मेजरमेंट होगी उसी को हम बोलते हैं एंगल। जैसे ये कोई रे है, इसने यहाँ से रोटेट करना शुरू किया, लेट्स से इसने यहाँ तक रोटेट किया, तो जितना इसने रोटेशन किया उसका जो मेजरमेंट होगा उसको हम एंगल बोलेंगे। अब इस एंगल को हम किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली हम इसको एक ग्रीक लेटर होता है थीटा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, उसके अंदर ABCD 26 लेटर है, ये ग्रीक लेटर का मतलब ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर होता है। सो अब कुछ यूनिट्स होते हैं जिसके अंदर हम एंगल को मेजर करते हैं। सबसे पहली होती है डिग्री मेजर। मतलब जैसे फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह होती हैं, वर्क फोर्स हो गया, उनकी यूनिट होती है न्यूटन, उनको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, फोर्स को, वर्क को जूल में मेजर करते हैं। ऐसे ही एंगल को मेजर करने की भी दो यूनिट्स होती है। पहली होगी डिग्री मेजर। डिग्री का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा एंगल कब बनता है, जब एक रे अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है। तो अगर हमने किसी रे को रोटेट करना शुरू किया और वो रे रोटेट होने के बाद फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेते हैं अपने इनिशियल पॉइंट के बाद। तो इस कंप्लीट रिवोल्यूशन को हमने क्या किया, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो डिग्री का मतलब होता है जैसे कि अब जैसे हम इस कंप्लीट रोटेशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो ईच पार्ट होगा उसको हम 1 डिग्री बोल देते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारी मेजरमेंट यूनिट है, इसके अंदर हम एंगल को मेजरमेंट करते होते हैं रेडियन। तो रेडियन का क्या मतलब होता है? रेडियन में एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स से हमने कोई सर्कल कंसिडर कर लिया और इसकी रेडियस आर है, और अगर हम इस सर्कल का कोई आर्क ले लें जिसकी लेंथ भी आर्क है, तो ये जो आर रेडियस के सर्कल का जो आर लेंथ का आर्क है, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन होगा। अगेन आई रिपीट कि लेट्स से हमने कोई सर्कल कंसिडर कर लिया जिसकी रेडियस आर है, और फिर हमने इसका ये कोई आर्क कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ भी आर है, तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा ना, उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं।
वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन के बीच का जो रिलेशन होता है। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम किसी रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट एक कंप्लीट रिवोल्यूशन दे देते हैं, मतलब रे हमारी रोटेट करके फिर अपने दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाती है। सो वो एक पूरा कंप्लीट उसका रिवोल्यूशन हो जाता है। तो डिग्री के टर्म्स में हमने इस पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन को बोला था कि वो 360 है। 360 नंबर मतलब हमने इसलिए इसमें चूज किया क्योंकि 360 ऐसा नंबर है जो मोस्टली फर्स्ट ऑफ द नेचुरल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो अगर हम किसी भी एंगल को पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमको इसमें आसानी होती है डिवीजन के अंदर। तो इसीलिए हमने इसको 360 का जनरली प्रेफर किया इसके मैग्नीट्यूड को। और अभी हमने पढ़ा कि किसी सर्कल के अंदर, जैसे आर रेडियस का सर्कल है और उसकी आर रेडियस का ये आर्क हो गया, ये कोई आर्क हो गया सर्कल का जिसकी लेंथ आर है, तो ये एंगल सबटेंड जो उस पे करेगा वो 1 रेडियन का होगा। लेकिन अगर हम सर्कल के सेंटर पे अगर हम कंप्लीट रिवोल्यूशन ऐसे करके आ जाए तो ये पूरा एंगल कितने का होता है? तो ये पूरा एंगल यहाँ पे जैसे आर लेंथ का जो आर्क हो गया वो 1 रेडियन का सबटेंड करेगा। तो जो कंप्लीट, अगर हम इसका कंप्लीट आर्क ले लें तो जो कंप्लीट आर्क होगा यहाँ पे सर्कल का वो उसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो हो जाएगा इसके अंदर 2 पाई। तो बेसिकली है तो ये पूरा रोटेशन ही एक रहेगा इनिशियल पॉइंट के अबाउट, चाहे वो सर्कल के अंदर हो चाहे वो नॉर्मल हो। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे कंपेयर करेंगे, ये रेडियन में हो गया, यहाँ से पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर निकल कर गया। ये रिलेशन होता है इसके अंदर डिग्री और रेडियन के अंदर। तो मैथ्स के अंदर एक थ्योरम होती है जिसके अंदर मतलब हम ये बोलते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब सर्कल का कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो उसकी अब उस आर्क की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ये कोई सर्कल है और इसका सेंटर हो गया और ये इसका आर्क हमने ले लिया ए बी, ये एंगल मान लो इसमें थीटा सबटेंड कर रहा है। तो ए बी की जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी थीटा के, मतलब जितना बड़ा हमारा आर्क होगा वो उतना ही बड़ा एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हमने कोई सर्कल ले लिया, तो उस सर्कल पे इसका सेंटर हो गया ओ, ये मान लिया आर रेडियस का सर्कल है और ये कोई आर्क है ए बी जिसकी लेंथ भी हमने कितनी ले ली आर, और ये कोई दूसरा आर्क है हमारा ए सी। ए सी की जो लेंथ हमने ली यहाँ पे वो हमने एल ले ली। अभी हमने पढ़ा कि आर लेंथ का जो आर्क होगा तो वो तो जो एंगल सबटेंड करेगा 1 रेडियन होगा। तो मान लिया जो ए सी लेंथ का आर्क है तो थीटा एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करें, ए बी जो आर्क है वो एंगल यहाँ पे सबटेंड करता है 1 रेडियन का।
तो जैसे ही हम मैथ के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। लेट्स से यहाँ पे कांस्टेंट आ गया k1। ऐसे ही हमने AC आर्क के लिए किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा रेडियन के, क्योंकि उसने थीटा एंगल से पेंड किया। ऐसे ही जब भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी कांस्टेंट कितना आएगा, k1 आएगा, क्योंकि सेम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, थीटा। हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे उस केस में ए बी अपॉन ए सी बराबर हमको मिलेगा 1 रेडियन अपॉन थीटा। ए बी की यहाँ पे जो लेंथ है वो आर है और ए सी की है एल, 1 रेडियन बाई थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। मतलब किसी भी सर्कल के अंदर, इन जनरल हम बोल सकते हैं किसी भी सर्कल के अंदर कि एल लेंथ का जो आर्क होगा, तो लेट्स से अगर वो सेंटर में थीटा एंगल से पेंड करता है तो वहां पे एक रिलेशन होगी, थीटा बराबर एल बाई आर। सो हम थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। हाँ, हमारे जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था, जहां से हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करी थी, उसके अंदर हम आ जाते हैं। सो मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही समझा था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी साइड्स, उसकी जो थ्री साइड्स होती है और उसकी जो एंगल होती है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डील करते हैं। हमने मतलब ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट तो राइट एंगल ट्राइंगल से किया, लेकिन फर्दर हम उसको हर टाइप के ट्राइंगल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं उस ब्रांच को। मतलब फिर हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए भी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए भी वहाँ पे अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमने बोला था कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो हमने रेशियो जैसे कि साइन हो गया, कोस, टेन, ये सब क्या है, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रेशियो जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा उसकी रेशियो, ये मैंने बता दिया कि ये हाइपोटेन्यूज होती है, उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड होती है, फेस होता है। सो इस एंगल की रेस्पेक्ट में अगर ये हमारा थीटा एंगल ऑफ कंसिडरेशन के है, तो जो साइन थीटा हुआ वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब इन दो साइड्स की रेशियो। कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब ये हमारे पास तीन वेरिएबल है, ऐसे करके समझ सकते हैं, ये तीन एंटिटीज हैं, ई एच बी। तो इनके हम मतलब इनके हम एक फ्रैक्शन में कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर। तो एक्स की जगह अगर हमने मतलब ऐसे करके सोच सकते हैं, अगर एक्स को हमने पी ले लिया, ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन के अंदर फिक्स हो गया ई। उसके नीचे हम एच भी ले सकते हैं और उसके नीचे बी भी ले सकते हैं, जो दो रिमेनिंग हमारे एंटिटीज हो गई।
तो यहाँ से फर्स्ट केस में हमारे पास दो रेशियोज निकल गए। ऐसे ही सेकंड केस में अगर हमने हमने अपने न्यूमरेटर के अंदर एच कंसिडर कर लिया, एच एच, तो एक बार मैं एच के नीचे पी ले सकता हूँ और एक बार बी ले सकता हूँ। ऐसे ही थर्ड केस में, और अगर मैं अपना न्यूमरेटर की बार बी ले लिया, बी के नीचे मैं पी ले सकता हूँ, बी के नीचे एच भी ले सकता हूँ। तो ऐसे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास 6 निकल करके आती है, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी। तो साइन थीटा, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा, ये बस एक टाइप की एक रेशो की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने एक मतलब थ्योरम पढ़ते हैं नाइन्थ क्लास में। इसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन होगी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये इक्वेशन के फॉर्म में होती है। हमने क्या काम किया, हमने इस पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जब भी हम किसी इक्वेशन को किसी नंबर से या किसी वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, तो हम सेम नंबर या वेरिएबल से एलएचएस को भी डिवाइड करते हैं और आरएचएस को भी। जैसे हम एलएचएस को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, आरएचएस को हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब हम इसको फर्दर बी स्क्वायर के नीचे एच स्क्वायर ले सकते हैं, बी स्क्वायर के नीचे एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर हमारा हो गया वन, और पी स्क्वायर अपॉन एच, यानी पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन एच यानी बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा पी अपॉन एच को हमने क्या लिखा था, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बी अपॉन एच को लिखा था कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्या गया वन। तो साइन थीटा का स्क्वायर हम करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। जैसे हम एक्स का स्क्वायर करते हैं तो उसको लिखते हैं नॉर्मली एक्स स्क्वायर, किया जाता है हमारा इक्वल टू। तो ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल जाती है, जो कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व करने में हेल्पफुल होगी। अब हम इसमें एक दूसरी हमारी इक्वेशन होती है उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने बोला था इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये साइन थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल जो होगा एच अपॉन पी उसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा का जो उल्टी रेशो आएगी, मतलब जो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा उसको हम बोलते हैं सेक थीटा, एच अपॉन पी। और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम बोलते हैं कॉट थीटा, जो ये आएगा पी अपॉन पी। मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल जो होके आएगा इस रेशो का, उनका नोमेनक्लेचर, उन रेशोज का नोमेनक्लेचर हम ऐसे लिखते हैं। अब हमने इस रेशो को ना, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी, अब की बार हमने इसको डिवाइड कर दिया स्क्वायर से। एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा एलएचएस में, और इधर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो ये वन आ जाएगा एलएचएस में। और ये पी स्क्वायर, सॉरी, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये हो जाएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर एलएचएस में, इधर पी स्क्वायर पे पी स्क्वायर हो जाएगा वन, और बी अपॉन
पी का होल स्क्वायर। एच अपॉन पी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें एच अपॉन पी कोसेक थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी अपॉन पी कितना होगा, कॉस थीटा, यहाँ से देख सकते हैं बी अपॉन पी इसका होल स्क्वायर। तो यही से ही हमारे पास एक दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल के आती है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सिमिलर वे में अगर हम सेम इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल करके आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। सबसे पहली होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सबसे पहली हुई। दूसरी हो गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं चैप्टर के अंदर। हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होती है वो साइड्स की रेशो को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए। मतलब जैसे अगर हम थीटा हमारा एंगल है, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा जैसे जीरो से स्टार्ट होता है, अगर हम किसी भी रे को रोटेट करें उसके इनिशियल पॉइंट की ओर, तो ऐसे शुरू होगा और ऐसे रोटेट होता जाता है, कंप्लीट वो 360 डिग्री तक रोटेट होगा। तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, थीटा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे। तो जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे साइन हो गया, कोस, टेन, एक टाइप के होते हैं ऑपरेटर्स, कि इसके अंदर ये थीटा हो गया, इसके अंदर थीटा के अंदर हम 1 डिग्री भी डाल सकते हैं, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जो रिसोर्स की वैल्यूज होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे मैंने साइन 0 डिग्री डाल दिया, साइन 0 डिग्री पे उसकी कितनी वैल्यू होगी, टेन के अंदर 0 डाल दिया तब इसकी कितनी वैल्यू होगी, थोड़ा देख लेते हैं। एंगल्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे कि 0 डिग्री एंगल हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो हमारे पांच एंगल्स होते हैं इनको हम स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये इन एंगल्स को जैसे ही हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। जैसे हमने कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये 90 डिग्री हो गया, और इसकी जो ये हाइपोटेन्यूज से जो अदर साइड से हमारी एल्टीट्यूड और बेस, मान लो इसकी भी लेंथ ए है,
और इसकी भी लेंथ ए, कि जब ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी तो इनके जो आमने सामने वाले एंगल होंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल एंगल्स है तो ये 45 डिग्री 45 डिग्री है। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हमको पता है कि एंगल, जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्रायंगल की, उसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इससे निकाल सकते हैं। अब ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। अगर हम इसमें पाइथागोरस का यूज करें, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो गया हमारा ये एच, पी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ए है। एच स्क्वायर हमारा हो गया 2 ए स्क्वायर, तो यहाँ से एच की वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, 2 ए स्क्वायर, तो एच की वैल्यू आ जाती है यहाँ से √2a। हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया यहाँ पे √2a। सो इसके कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। सो जैसे हमने अपना एंगल ऑफ कंसिडरेशन, मतलब किस एंगल को हम पुट करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिसोर्स के अंदर, हमने बी ले लिया, इसको हम अपना एंगल ऑफ कंसिडरेशन ले लेते हैं बी को, जो कि 45 डिग्री है। So, अगर हमने यहाँ पे साइन के अंदर इसको पुट कर देता हूँ, साइन 45 डिग्री पर, तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। तो इस केस में पी की वैल्यू कितनी है, ए, और एच की वैल्यू है √2a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली साइन 45 डिग्री की वैल्यू जाती है 1/√। ऐसे ही अगर मैं यहाँ कोस 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो कोस जो रेशो होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा ए हो गया, हाइपोटेन्यूज भी यहाँ पे √2 हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा, कोस 45 की वैल्यू भी यहाँ पे 1/√2 आएगी। मैं यहाँ पे tan 45 की वैल्यू निकालता हूँ। हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है, इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हमारा tan जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है इसके बराबर होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये एंगल ऑफ कंसिडरेशन है तो परपेंडिकुलर होगा ये वाली साइड जो कि ए है, और बेस होगा ये वाली साइड जो भी ए है। तो tan 45 की वैल्यू हमारी 1 आ जाती है। तो अगर हम इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो रिमेनिंग थ्री है उनकी तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो कोसेक 45 होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा, उसकी √2 हो जाएगी। कोस 45 भी √2 होगी, और कोट 45 जो कि tan का रेसिप्रोकल होगा उसकी 1/1 यानी 1 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कैलकुलेट करनी होती है, अगर रिमेनिंग निकाल सकते हैं हम। सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।